लगता है महानुभाव कि शायद हमें अब इनकी ज़्यादा सुनना चाहिए और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जितने भी वक्ता अभी तक बोले हैं और जितनी भी उन्होंने एक सूची अपनी अपनी रखी है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा हम क्या होना चाहिए से एक दूसरा दृष्टिकोण भी लें कि कैसे होना चाहिए। तो मैं शायद जो कहूँगा, मैं इस फहरिस्त में कुछ जोड़ूंगा नहीं। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ जितनी अच्छी बातें कही हैं वीएम सिंह साहब ने, अजय ने और राजीव ने। मेरा स्वयं का जो प्रशासन में अनुभव है, और मैं उन लोगों में से हूँ, मुझे ज़्यादातर इन सभाओं में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि मैंने स्वेच्छा से 34 साल आईएएस में नौकरी करने के बाद एक वीआरएस लेकर एक छोटी सी एंटरप्राइज शुरू की है। किसानों के साथ हम काम करते हैं, उसकी बात आज नहीं करूँगा। पर पिछले 7 सालों में जो सरकार के बाहर रहकर अनुभव हुआ और जो 34 साल सरकार में मैं मध्य प्रदेश में अधिकतर और भारत सरकार में काम कर चुका हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे कि 75 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मुझे एक क्षण भर भी संकोच नहीं होता ये कहने में कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी खाद्य सुरक्षा है। और ये आज की पीढ़ी के, जब मैं जो युवा प्रशासक हैं उनसे मिलता हूँ, युवा जर्नलिस्ट से मिलता हूँ, युवा जो ग्रामीण हैं उनसे तो हमारा अब रोज़मर्रा का काम है, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि इस उपलब्धि को आज की पीढ़ी में या आज की सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं समझा जाता है। हम इसको, जिसे कहते हैं कि ये बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप लगा है, हम इस बैकड्रॉप की तरह जितना हम इसको तवज्जो दे रहे हैं, जितना पता नहीं आप में से कितनों ने इसको ऊपर से नीचे तक पढ़ा है, अधिकांश नहीं पढ़ा होगा, ये एक बैकड्रॉप है। हम अपनी खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी को अपना देश का एक बैकड्रॉप मान के चल रहे हैं। और हम उस पीढ़ी में प्रशासन में आए थे जब हम हर महीने, और मैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में डायरेक्टर फूड और सिविल सप्लाईज था, जब मैं महीने में कम से कम 1 हफ्ता दिल्ली में बिताता था, साहब हमको 10,000 टन केवल गेहूं इस महीने और पीडीएस के लिए दे दीजिए। मांगते थे 10,000, मुश्किल से 3 या 4,000 मिल पाता था 29 या 30 तारीख को। ना उस ज़माने में फैक्स थे, ना उस ज़माने में फ़ोटोकॉपियर थे। रात की ट्रेन से दौड़े दौड़े जाते थे जिससे कि अगले दिन एफसीआई के गोदाम में वो हम डिस्पैच ऑर्डर भेज सकें। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमने वो खाद्य सुरक्षा कैसे पाई जिस देश में 1950 में केवल 50 मिलियन टन, मतलब केवल 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, और जहाँ पिछले वर्ष 330 करोड़ अनाज, 33 करोड़ अनाज पैदा हुआ। तो 5 करोड़ से 33 करोड़ तक कैसे पहुँचे। और आगे मैं इसको जोड़ूंगा, जो मैं आगे 5 साल में देखना चाहूँगा। मेरे अनुसार 3 बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ खड़े किए गए जिसके कारण से हम इस खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर सके। और एक बात और मुझे कहना चाहिए, हमारी फूड सिक्योरिटी की जो उपलब्धि है, मात्र यही एक चीज़ है या यही एक उपलब्धि है जिसमें हम चीन से भी आगे हैं। चीन में, चाइना में खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई, लेकिन एक बहुत बड़े त्रासदी के बाद प्राप्त हुई। सबने सुना होगा, आप लोग किसान हैं, आप जानते हैं, वहाँ लगभग 30 लाख लोग एक बहुत बड़ा भुखमरी में मरे थे। माओ को बताया नहीं गया कि कितना उत्पादन है, और जो भी है वो कहानी सबको पता है। यही हमारी एक उपलब्धि है जो हमने अपने ही संसाधनों से, बिना विदेशी तकनीक के, बिना विदेशी आर्थिक सहायता के प्राप्त की है। और मैं फिर कहूँगा,
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज की जो युवा प्रशासक पीढ़ी है, जो युवा राजनीतिज्ञ हैं, जो युवा पत्रकार हैं, वो इसको बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं समझते हैं। तो वो क्या थे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ, और मैं आगे आपको ये इशारा करूंगा कि शायद आज वो स्तंभ अपने आधार से थोड़े हिल गए हैं और हमें क्यों उनको दोबारा उस आधार में सुदृढ़ करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्तंभ, जिसको मैं पिलर कहता हूँ, वो था कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि पंजाब की खाद्य सुरक्षा कैसे होगी, या उत्तर प्रदेश की कैसे होगी, या तमिलनाडु की कैसे होगी। उसने पूरे देश को एक समग्र दृष्टिकोण में समाया और ये समझा कि ये है क्षेत्र जहाँ पर सरप्लस प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर डेफिसिट है, इस सरप्लस को हमें कैसे डेफिसिट एरिया में ले जाना है। और उसके लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ खड़ा किया गया, जिसको मैं बोलता हूँ इकोसिस्टम अप्रोच, जिसका इशारा कई लोग अभी कर रहे हैं कि एक रिसर्च सिस्टम बनाया गया, यूनिवर्सिटीज़ खड़ी की गई केंद्रीय और राज्य स्तर पर। उसमें जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसको एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से ज़मीन पर ले गए किसानों के पास। किसानों को जितने आदान की आवश्यकता थी वो उपलब्ध कराने के लिए पूरा पैक्स का, कोऑपरेटिव्स का नेटवर्क खड़ा किया गया। उसमें आपको बीज, खाद, ऋण, वो सब उपलब्ध कराए गए। किसान आकर्षित हो इस नई टेक्नोलॉजी के प्रति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसके लिए आपने एक CSCP बनाया, आपने प्राइस सिग्नल दिया किसानों को, आपने एक MSP घोषित किया, आपने उसका प्रोक्योरमेंट किया, और फिर आपने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जिससे कि जो सरप्लस, पंजाब में तो अजय जी के जितने पूर्वज हैं वो चावल नहीं खाते थे, पर इन्होंने चावल जो वहाँ उपलब्ध कराया, वो चावल गया जो डेफिसिट हमारे एरिया से केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु में उस ज़माने में, उनका उत्पादन तो बहुत बाद में बढ़ा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से ये स्तंभ था, तीसरा पिलर था, वो था फेडरल कोऑपरेशन, केंद्र और राज्यों के बीच में एक तालमेल और सामंजस्य। बिना किसी एक विशेष गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल पार्टी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं 34 साल में आप मान सकते हैं कम से कम 4 या 5 प्रकार की सरकारों में काम करने का हम सबको अनुभव मिला है। लेकिन आज आप इन तीनों स्तंभ को देखिए, ये कुछ ना कुछ आपको हिलते हुए या इनमें कुछ आपको दरारें दिखेंगी। आज इकोसिस्टम अप्रोच नहीं है। अभी एक्सटेंशन वर्कर्स की बात हो रही थी। अभी 2 साल पहले मैंने इक्रियार में अशोक गुलाटी जी के साथ एक पेपर लिखा था एक्सटेंशन सिस्टम पर। आपको आश्चर्य होगा कि आज प्राइवेट इनपुट डीलर द्वारा जो एक्सटेंशन वर्कर्स एम्प्लॉय किए गए हैं, उनकी संख्या सरकारी, अगर सारे राज्यों के एक्सटेंशन वर्कर्स की संख्या को जोड़ लिया जाए, लगभग दुगनी है। पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में सारे राज्यों को अगर जोड़ लें, लगभग 1,60,000 पद हैं। पद कार्यरत 1 लाख से कम वर्कर्स हैं, और प्राइवेट इनपुट डीलर्स के पास 3 लाख से अधिक एक्सटेंशन वर्कर्स हैं। तो आज की खेती जो है वो बिल्कुल जो प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम है उसके पीठ पर चढ़कर चल रही है। मैं अभी पिछले हफ्ते कल ही लौटा हूँ, 5 दिन बुंदेलखंड में बहुत इंटीरियर में गए, टीकमगढ़, सागर, दमोह, और आश्चर्यजनक बात यह है कि छोटे से छोटा किसान भी जो सबसे टॉप ब्रांड्स हैं, पायनियर का कौन सा मेज़ का सीड है, राशि का कौन सा कॉटन का सीड है, इसकी जानकारी उसको है। उसको ये नहीं पता है कि गेहूं की कौन सी आजकल उन्नत जो प्रजातियां चल रही हैं, वो जो पारंपरिक रूप से लोकवन मध्य प्रदेश में या शरबती चल रहा है वो अभी वही उगा रहा है रबी के सीज़न में, लेकिन उसको बाकी सारे ब्रांड्स की जानकारी है। तो ये जो इकोसिस्टम हमारा है ये चरमरा गया है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। अकेले मैं केंद्र को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। दूसरी जो चीज़, ये जो हमारा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने का तरीका था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। वो एक कारण उसका है क्योंकि प्लानिंग कमीशन के बाद जो नीति आयोग आया है उसका मैंडेट कुछ अलग है। मैं फिर आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि प्लानिंग कमीशन की एक अपनी बहुत विशिष्ट भूमिका थी।
एक उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग था कि वो अगले 30 से 50 साल के लिए प्रोजेक्शंस करता था। हमें इतना गेहूं चाहिए होगा, इतना चावल चाहिए होगा, इतना मक्का चाहिए होगा, इतना हमें पशुओं के लिए चारा चाहिए होगा, इतना हमें कुक्कुट पालन के लिए बाजरा चाहिए होगा। यहाँ तक उसकी डिटेल प्लानिंग की जाती। ये कहाँ उत्पादन होगा, ये राज्यों के साथ शेयर किया जाता था। राज्य फिर अपनी लोकल स्तर के नीति बनाते थे। सो ये जो एक आपसी डायलॉग था, वो क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है आज उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा है, इस कारण से भी हमें ये दिक्कत देखने को मिल रही है। मैं अंत में फिर यही कहूँगा कि अगर मेरा बस चले, मुझे तो खैर ना कोई अब पद मिलेगा ना बना देंगे लेकिन मैं शायद ये देखना चाहूँगा कि ये जितनी चीज़ें यहाँ कही गई हैं, इनको उपलब्ध कराने के लिए आपको इस इकोसिस्टम को दोबारा सुदृढ़ करना पड़ेगा। आपको ये जो 3 स्तंभ थे, और हो सकता है आगे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता या समय की आवश्यकता अनुसार आपको एक चौथा स्तंभ भी खड़ा करना पड़े, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब तक हम पुराने उस मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए, उससे कुछ सबक सीखते हुए आगे नहीं जाएंगे, एक बिल्कुल नए सड़क पर चलना शायद संभव मुश्किल होगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अगर प्रश्न होंगे मुझे उत्तर देने में प्रश्न होगा। धन्यवाद।